नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। आज हम देखो सोशियोलॉजी का अपना पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। इसके पहले हिंदी मीडियम में तो कई सारे क्लासेस हैं। तो हमारा जो पहला क्लास है वो क्या है? इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये देखो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर दूसरे साल यूपीएससी में देखने को मिलेगा। पहला ही क्वेश्चन होता है 10 नंबर का जो आपसे पूछा जाता है। तो इस पे मैंने अपना जो मेरा नोट्स है उसी को मैंने पूरा शेयर किया है, उसी को पीपीटी फॉर्म में मैंने अपलोड किया है। पहले मैं आपको अपना नोट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा आप मेरा नोट्स। ये देखो मेरा नोट्स है। यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का टॉपिक है। ये इंट्रो मैंने लिखा है। ऐसी क्या इवेंट्स हुई थी जिसके क्या सोशल चेंजेस वाले परिणाम हुए थे वो सारे मैंने यहाँ बताया। जिसके लिए जो कि हमको एक अलग से जो कि एक सोशियोलॉजी का अलग से सब्जेक्ट जो कि बनाने की आवश्यकता पड़ गई ताकि इन सभी घटनाओं का जो इतने सारे चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, इनको एक सिस्टमैटिक रूप से जो कि हम स्टडी कर सकें। इसी तरह से मैंने कुछ अपना इंट्रो बनाने की कोशिश की है। और ये एक टाइमलाइन मुझे बाद में याद आया तो ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया था। वो अपने खैर नोट्स में है, आपको तो पीपीटी के फॉर्म में पढ़ना है। ये इस तरह से कुछ मेरा जो कि इसका कंक्लूजन है, ठीक है? और ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है, अगर आप चाहें तो आप भी डायग्राम बनाएँगे तो आपको भी कुछ अच्छे नंबर मिलेंगे। आप चाहें तो इस तरह से मेरा नोट्स जो है इसी को आप कॉपी कर सकते हैं या फिर आगे पीपीटी जैसे दिया गया है वैसे आप दे सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको पीपीटी में कैसे मैंने बनाया है। ये इंट्रोडक्शन है, ये आपका जो कि मेन पार्ट है क्वेश्चन का, ये एक टाइमलाइन है जो बताता है कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी किस तरह से डेवलप हुआ है। और ये आपका कंक्लूजन है। तो कुछ इसी तरह इसी वे में जो कि हम लोग का पूरा क्वेश्चन जो कि रहेगा। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये नोट्स आपने देख ही लिया है। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बताया है कि इन 1838 मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। इन 1838 इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ न्यू एंड सेपरेट सब्जेक्ट प्रपोज्ड बाय अगस्ट काम्टे फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रैपिड चेंजेस इन यूरोपियन सोसाइटी। मतलब उस समय जो यूरोपियन समाज में काफ़ी तेज़ी से चेंजेस हो रहे थे, उस समय कहने का मतलब कि आप देखो ये 1838 की बात है। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ चुका था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आ चुका था, साइंस रिवॉल्यूशन भी हो रहा था धीरे-धीरे। तो लोगों काफ़ी तेज़ी से जो कि सोसाइटी हमारा चेंज हो रहा था। तो उन सोसाइटी को जो कि देखो इकोनॉमिक्स वाला अपने हिसाब से जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट वाला अपने हिसाब से देख रहा था, पॉलिटिकल साइंस वाला सब्जेक्ट अपने हिसाब से उसको देख रहा था, ठीक है? इसी तरह अलग-अलग सोशल सब्जेक्ट अपने हिसाब से उसको जो कि अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा था। लेकिन जो हमारे अगस्त काम्टे जी हैं, इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। हमको ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं ना, इनके लिए एक अलग से स्टडी करने की ज़रूरत है, एक अलग सब्जेक्ट में जो कि स्टडी करने की ज़रूरत है। इसीलिए इन्होंने जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का बोला कि एक नींव रखी कि एक नया सब्जेक्ट हम बनाएँगे जिसका नाम होगा सोशियोलॉजी। ठीक है? तो इस तरह से कुछ हमारी सोशियोलॉजी की स्टार्ट होती है। स्टार्ट होता है। इस तरह से मैंने आपको एक इंट्रो बता दिया है। चलो मैं आपको जो अ, कुछ क्यों आवश्यकता हुई, क्या-क्या चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो आप भी ईज़ी आप समझ जाएँगे। पेन में करें तो। पहला तो देखो जो मेन कई सारी घटनाएँ थी, लेकिन जो मेन 3 घटनाएँ थी उसमें था पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन करीब 1794 के आसपास घटित है। 70, 89, 94 ऐसा कुछ है, टाइमलाइन 90 के आसपास। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और साइंस रिवॉल्यूशन, ये मेन इस 3 पार्ट में ही हम बाँटते हैं। उसमें जो भी घटनाएँ हुई, घटनाएँ घट रही थी, जो भी समाज में चेंजेस आ रहे थे, उनके पीछे मुख्य ये 3 ही कारण थे। ठीक है? तो चलो देख लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया, तो क्या-क्या सोसाइटी में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इफ़ेक्ट हुआ या फिर सोसाइटी में किस तरह के बदलाव हमको देखने को मिल रहे थे। पहला तो वही हमारा कि फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है? कोई भी बिज़नेस करने का फ्रीडम, कोई भी रिलीजन मानने का फ्रीडम, कुछ इस तरह की फ्रीडम की बात हो रही थी। इक्वालिटी की बात हो रही थी, समानता की बात हो रही थी, डेमोक्रेसी, ठीक है? जो मोनार्की थी, उसको बोला गया कि अब मोनार्की हम लोग नहीं देखेंगे। अब जो कि हमारा समाज जो कि जो होगा वो लोकतांत्रिक समाज होगा। यहाँ पे जो कि कोई राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम नहीं होगा, ठीक है? नेशनलिज़्म की भावना भी देखी जा रही थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद कीजिए, वहाँ से आपको पता चलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ का गठन भी हो रहा था। ऑब्वियस है जब डेमोक्रेसी की बात आएगी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का गठन भी हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लोग थे वो फंडामेंटल राइट के बारे में समझ रहे थे, अपने अधिकारों के बारे में समझ रहे थे। जैसे हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कई सारे फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं। क्योंकि वो देखो बेसिक नीड है हमारे एक अगर आपको अपनी लाइफ़ जीनी है तो आपको फंडामेंटल राइट चाहिए। एक एक अच्छी लाइफ़ जीने के लिए फंडामेंटल राइट पब्लिक को ज़रूर ही चाहिए होता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये हो गया, फंडामेंटल राइट की बात होने लगी, यूनिवर्सल लॉ की बात होने लगी। ऐसा नहीं कि पहले क्या था रिलिजन का काफ़ी वर्चस्व था, तो जो रिलिजन के महंत-वहंत वगैरह होते थे आपके
फादर वगैरह वो जो कहते थे, चर्च वगैरह जो कहता था वो सब मानते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सल लॉ होगा और लॉ के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा और लॉ में सब लोग बराबर होंगे। कहने का मतलब राजा हो, चाहे आम जनता हो, चाहे आपके चर्च के मेंबर हो, कोई भी हो, अगर कोई भी कुछ भी गलती करता है तो तीनों लोग को के लिए एक समान कानून होगा, तीनों को समान जो कि सजा दी जाएगी, कोई भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा। तो यूनिवर्सल लॉ की बात आ गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब देखो ये सब किसके स्पेसिफिक है, डेमोक्रेसी की तो विशेषताएँ हैं। तो जो भी डेमोक्रेसी की विशेषताएँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे आना शुरू हो गई थी। इलेक्शन होना शुरू हो गया था। मोनार्की वाज ओवरथ्रोन, यानी कि जो मोनार्की था उसको जो कि उठा के फेंक दिया गया था और डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ईज़ी वे में मैंने बताया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ मैंने करने की कोशिश नहीं की है। जितना ईज़ी है उतना ईज़ी वे में मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ रख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी 150 वर्ड में ही लिखनी होती है चीज़ें। ठीक है? नेक्स्ट देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो क्या समाज में चेंजेस हो रहे थे उस टाइम? अर्बनाइजेशन हो रहा था, यानी शहरीकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। अब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों साथ-साथ होते रहते हैं, ठीक है? मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम आ गई थी, ठीक है? क्लास सिस्टम जो कि इमर्ज हो रहा था, जैसे कि मिडल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इस तरह की चीज़ें आ रही थी और सिंगल फैमिली का कल्चर भी जो कि हमको दिखने को कहीं न कहीं मिला था। क्यों? क्योंकि लोग देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इंडस्ट्री लगे, सिटी सिटी में जो कि इंडस्ट्री लगना शुरू हो गया, तो लोग जो कि काम करने के लिए अपने घर को छोड़कर काम करने के लिए शहरों में जाने लगे। और वहाँ से क्या हुआ, जो फैमिली न्यूक्लियर फैमिली थी वो कहीं न कहीं सिंगल फैमिली में तब्दील होने लगी। लोग जो कि अपना-अपने सिंगल फैमिली को लेके शहरों में लेके बसने लगे, रहने लगे और जो न्यूक्लियर फैमिली थी गाँव पे, विलेज पे वो जो कि टूटने लगी। तो सिंगल फैमिली कल्चर भी ये आपका जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही देन है। ठीक है? फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट, चलो इसको इरेज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जाए कि इमर्जेंस ऑफ मिडल क्लास। जैसे मैंने बताया आपको अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडल क्लास। तो इस तरह के मिडल क्लास का भी इमर्जेंस हो रहा था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा था, क्योंकि ये देखो एक कंज्यूमर भी था और ये प्रोडक्शन भी करना जानता था। कंज्यूमर प्रोडक्शन प्रोडक्शन में मतलब हेल्प करता था, ऊपर-ऊपर जो आपके अपर क्लास के लोग हैं, उनके सारे सर्विस के काम यही करता था और ये काफ़ी बड़ा कंज्यूमर का रोल निभाता था। फिर उसका देखो न्यू क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, एक नया क्लास जो कि समाज में सामने आया था जिसको क्या बोला गया, इंडस्ट्रियल वर्कर। ये जो कि लोअर सेक्शन था सोसाइटी का, एकदम लोअर नहीं था, कह सकते हो अपर लोअर सेक्शन था, ठीक है? तो ये भी एक नया क्लास जो कि सामने आपको सोसाइटी में देखने को मिल रहा था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इतनी सारी चेंजेस जो कि हमको समाज में देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट है आपका है थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, साइंस रिवॉल्यूशन। देखो साइंस रिवॉल्यूशन कहने का मतलब कि उस समय के लोग, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, तो इसमें क्या हुआ, लोग जो कि साइंटिफिक तरीके से चीज़ें सोचने लगे। चर्च की सारी बातों को जो कि ऐसे ही अंधाधुंध नहीं मान रहे थे, थोड़ा-सा उसपे लॉजिक करते थे, तर्क-वितर्क करना सीख गए थे और जो उनको प्रूफ मिलता था, जिसका वैलिड रीज़न जिसका मतलब मिलता था, रैशनैलिटी जो बातें लगती थी, उन्हीं को जो कि मानते थे। ठीक है? इस तरह की चीज़, तो इसको क्या बोला गया, साइंस रिवॉल्यूशन। अब इसमें देखो क्या हुआ, वही बताया गया कि ट्रेंड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग का समय आ गया था, लोग सोचने लगे और जो रिलीजन था, जिसका जो कि डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा था लोगों के आम जीवन में, उसका जो कि डाउनफॉल देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हमने जो कि तर्क-वितर्क करना शुरू कर दिया था और जो बात रैशनल होती थी उसी को हम मानते थे, इलॉजिकल बात को नहीं मानते थे। ऑब्वियस है, जो रिलीजन जो बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, लोग उसको नहीं मानने लगे। इस तरह की चीज़ें होने लगी, रिलीजन का भी डाउनफॉल होने लगा। अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ की स्पेलिंग से गलत हुई, आप इसको सही करिएगा, ठीक है? ह्यूमन राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में जो कि लोगों को अपने अपने राइट्स के बारे में, अपने ड्यूटीज़ के बारे में भी अवेयरनेस आने लगी। वुमेन राइट्स के बारे में बात होने लगी, वुमेन का भी अपना अधिकार होता है। लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो भी, उनका भी अपना अधिकार है, सबके लॉ जो है कि सभी के लिए एक जैसा है, किसी के लिए डिफरेंशिएट नहीं हो सकता लॉ। तो इस तरह की चीज़ें आने लगी। तो ये साइंस रिवॉल्यूशन की देन थी, ठीक है? उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या-क्या जो कि इवेंट्स हुए थे, मैंने एक कॉलम इवेंट्स का बना दिया था, जैसे मैंने आपको नोट्स में दिखाया था। इवेंट्स का एक कॉलम बना दिया और उसके सामने सभी उसके जो उससे रिलेटेड जो भी घटनाएँ हो रही थी, समाज में चेंजेस हो रहे थे, वो सारी चीज़ें मैंने ईज़ी वे में बताया। अब देखो जो एग्ज़ामिनर होगा ना, उसको भी कॉपी चेक करने में काफ़ी आसानी होगी और उसको भी देखो आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन बता दे रहे हो कि उस समय सोसाइटी में क्या-क्या चेंजेस हो रहे थे। अब देखो इतनी सारी चेंजेस हो रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिकल के हिसाब से जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहा था, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स के हिसाब से, सोसाइटी वाला सोसाइटी, सोशल साइंस के हिसाब से जो कि इसको एक्सप्लेन करा था। अलग-अलग सब्जेक्ट जो कि अपने-अपने हिसाब से जो कि इसको देख रहे थे। लेकिन जो अगस्त काम्टे थे उन्होंने बोला नहीं, 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 ऐसे तो एक अच्छा कंक्लूजन निकल ही नहीं पाएगा। अगर हमको इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं तो इनका अध्ययन करने के लिए जो कि होलिस्टिक वे में एक नया सब्जेक्ट, अलग सब्जेक्ट लाना पड़ेगा इनका अध्ययन करने के लिए।
राइट? इसीलिए जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का इमर्जेंस होता है, उसका जन्म होता है और इसको प्रपोज़ करते हैं हमारे अगस्त कामटे जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, ये टाइमलाइन में अगर आप बना दोगे तो आपको एग्ज़ामिनर अच्छा नंबर देगा। देखो बताया जाए कि 14 टू 17th सेंचुरी में रेनेसाँ का टाइम है। यानी जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना पुनर्जागरण काल आया, थोड़ा-थोड़ा लोगों में कुछ बौद्धिक लोग आए, लोगों को जागरूक करना शुरू किए, तो ये 14 टू 17 टाइम फ़ो 14 से 17th सेंचुरी का टाइम कुछ इसी टाइप का था। फिर अब ये जब इस तरह कुछ लॉजिकल बात थोड़ा-सा समाज में शुरू हो गई, तो फिर देखो इस टाइम 18 टू 19th सेंचुरी के बीच में देखोगे तो कई सारे रिवॉल्यूशन हुए, 3 रिवॉल्यूशन मेनली हुए आपके, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और साइंस रिवॉल्यूशन तो उसी की बात करते हैं कि ये इसी समय जो कि ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसी पे काफ़ी सारे जो कि आपके थिंकर आए, कई सारे अपने-अपने पर्सपेक्टिव जो थे वो सारे पर्सपेक्टिव जो कि लोग देना शुरू किए। तो यहीं से कहीं न कहीं सोशियोलॉजी की नींव हमारी पड़ जाती है, ये इसी टाइम से, ठीक है? जो ये थ्री रिवॉल्यूशन इस टाइम आए और इसका 20th सेंचुरी के बाद से अब तक देखो जो अभी चल रहा है टाइम, तो यहाँ पे जो कि सोशियोलॉजी का ग्रोथ हमको देखने को मिला है और सारे थिंकर जैसे आ गए, वेबर वगैरह ये लोग जो कि और कार्ल मार्क्स वगैरह, ये लोग जो कि और ज़्यादा जो कि इसको डीप में बात करने लगे, इसको और क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से सोसाइटी को देखने लगे, हर एक पहलू के 2-3 एस्पेक्ट जो कि वो लोग बताने लगे, ठीक है? कुछ इस तरह से जो कि हमारे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का इमर्जेंस हमको देखने को मिलता है। आप बनाओगे एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा। बात है कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में देखो मैंने यहाँ पे रेफरेंस पे टीबी बोटो-मोर को लिया है। आप भी अगर ऐसे कोई भी थिंकर हो तो उनको ऐसे अंडरलाइन कर देना। According to T.B. Bottomore, years of 1750s to 1850 was very important for emergence of sociology and growth of sociology. ठीक है, टीबी बोटोमोर बोलते हैं कि 1750 से लेकर 1850 जो ये 100 साल का टाइम ना काफी इंपॉर्टेंट था हमारे सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के लिए। ठीक है, और ग्रोथ तो उसके बाद ऑनवर्ड होता ही रहता है। बिकॉज ऑफ दिस टाइम मेनी थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स, मार्क्स लिखना मैं भूल गया, अच्छा ये इधर-उधर हो गया, काम्टे मार्क्स इधर हो गया, ठीक है? लाइक आप देख लो अगस्त काम्टे, मार्क्स, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू, ईटीसी जो इस तरह के जो और भी जो थिंकर थे ये जो कि इस टाइम आए थे और बहुत सारे जो कि अपने वेरियस थिंकिंग थॉट जो कि सोसाइटी को देखने का नज़रिया कई तरह से जो कि सोसाइटी को देख रहे थे अपने-अपने जैसे देखो मार्क्स जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के काफ़ी खिलाफ थे। वो बोलते थे इससे देखो काफ़ी जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है उसका काफ़ी जो कि शोषण वगैरह होने लगता है। जबकि कामटे वगैरह देखो तो बोलते थे नहीं अच्छा है, ठीक है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है, कुछ इस तरह से देखते थे। ठीक है, स्पेंसर भी इस तरह की बात कर रहे थे, तो सब अलग-अलग तरीके से बात कर फिर आगे दुर्कीम वगैरह आएँगे, तो वो भी बोलेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर यानी जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो काफ़ी सही है, सोसाइटी को और काफ़ी मजबूत करा है। इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती थी। तो इस तरह से हमने जो कि कन्क्लूज़न करने की कोशिश की है। आप हो सकता है इससे अच्छा भी कन्क्लूज़न लिख सकते हो। अगर कुछ ऐसा होगा तो आप हमको कमेंट में जो भी आपके सजेशन होंगे कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। इसी तरह से ये आपका सीरीज़ स्टार्ट होता है। आज हमने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी देखा है, एक एक पहला टॉपिक। आगे हम इसी तरह और भी टॉपिक देखेंगे। ठीक है? जो भी मेंबर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए।